आपकी स्क्रीन पे मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पे स्टार मार्क कर लेना। फ्रीक्वेंसी है 3 × 10⁸ हर्ट्ज। उस डाइपोल एंटीना की लेंथ क्या होनी चाहिए? इस क्वेश्चन को करने से पहले आप नोटबुक में एक फैक्ट लिख लो कि इन केस ऑफ डाइपोल एंटीना साइज ऑफ द एंटीना मस्ट बी 1/4 ऑफ द वेवलेंथ। इस फैक्ट को भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम में। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, पहला होगा लैम्डा, दूसरा होगा λ/2, तीसरा होगा λ/4, चौथा होगा 2λ। आपसे कहा जाएगा एक द्विध्रुव एंटीना की जो हाइट है, लंबाई है, वो क्या होनी चाहिए? दैट शुड बी 1/4 ऑफ द वेवलेंथ। ये फैक्ट आपको अगर पता था तब तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाते, लेकिन नहीं पता था तो आप नोटबुक में लिख लो। अब देखो यहाँ पे हमें अगर लैम्डा मिल जाए, उस वेव की अगर लेंथ मिल जाए तो उसका 1/4 हम आंसर हिट कर देंगे। तो वेव की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? वेव की लेंथ फाइंड करने के लिए ये डेटा जो लिखा है ये कुछ कहता है, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर यू कैन मार्क द आंसर। क्यों? क्योंकि 3 × 10⁸ का मतलब है, अगर हम, जरूरी नहीं है कि आप हर बार ये फॉर्मूला लगाओ कि v = n लैम्डा, फिर यहाँ पे इसका मान आपको पता है कितना होता है, 3 × 10⁸। अब इधर ये n डिवाइड में आएगा, इसका भी मान है 3 × 10⁸। तो जब लैम्डा का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा? 1 मीटर। 1 मीटर अगर लैम्डा है तो 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 करेंगे तो 0.25 मीटर हमारा राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1/4 कितना होता है? 0.25। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 0.25 मीटर। आई होप आपको जो मैंने बताया है यहाँ से एक कॉन्सेप्ट, और अभी जो कोस्ट गार्ड का पेपर हुआ है बहुत सारे मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग अपना फोकस जो है मॉडर्न फिजिक्स पे ज़्यादा रखना, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स को लॉजिक गेट है, सेमीकंडक्टर है और ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, इनसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे इसमें ही अगर बात करूँ, एक बात और याद रख लेना कि इसका जो एमिटेड पावर होगा, ठीक है, इसकी एंटीना की शक्ति वो किस तरह से निर्भर करेगी उसकी वेवलेंथ के, तो वो वेवलेंथ के रेसिप्रोकल के स्क्वायर के, यानी कि वेवलेंथ के स्क्वायर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसको भी ऑप्शन बना दिए जाएंगे, पहला होगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ, P इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उसके स्क्वायर के, इस तरह से ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और ये, और जो उसका पावर होगा वो लेंथ के भी स्क्वायर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये 2 फैक्ट। और मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन, एक काम करना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, मैंने कम्युनिकेशन सिस्टम का एक सेपरेट वीडियो बनाया है, संचार व्यवस्था, तो वहाँ से जाके देख लेना। जैसे कि मान लो आपसे कह दे कि एक दिन आयन मंडल में जो है 10 मेगाहर्ट्ज की जो है आवृत्ति थी वो परावर्तित हो रही थी, किसी दूसरे दिन हमने देखा तो वो 8 मेगाहर्ट्ज, आयन मंडल समझते हो, तो 8 मेगाहर्ट्ज पाई गई। तो हमें ये बताना है कि इनके दोनों दिनों में जो आयन मंडल में इलेक्ट्रॉन घनत्वों का अनुपात क्या होगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। कहेगा कि एक दिन आयन मंडल में 10 मेगाहर्ट्ज से परिवर्तित हो रही है आवृत्ति पर, और दूसरे दिन हो रही है 8 से, तो दोनों दिनों में इलेक्ट्रॉन घनत्वों का अनुपात क्या होगा। तो उसके लिए याद रखना, जो फ्रिक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो यहाँ से निकालेंगे फ्रिक्वेंसी कितनी थी, पहले दिन 10 थी, दूसरे दिन 8 थी, उधर गए तो √n1 n2 कर लेंगे, यही हमें रेशियो निकालना है। तो ये काटेंगे तो 5 और 4 आएगा, और इधर वर्गमूल हटाना है तो दोनों बच्चों का वर्ग कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 25:4। अब ये क्वेश्चन मैंने बीच में क्यों करा दिया? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके यही हैं, कुछ 2-4 टाइप ही हैं जो कम्युनिकेशन सिस्टम से पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा देख लेना वो वाला वीडियो। क्वेश्चन है, और गेट बनाने के लिए कितने नैंड गेट रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। अब देखो, आज मैंने फोकस अपना मॉडर्न फिजिक्स पे ही ज़्यादा किया है, और आपको, क्योंकि जो एग्ज़ाम हो रहा है उससे हमें आगे की पॉसिबिलिटी दिखती हैं। और आपको एक बात और बोलूँगा कि जो मेरे वीडियोस होते हैं इनको आप लोग मतलब ऐसे देखा करो, मान लो आप ये मान लिया करो कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ और ये कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन आया है, मतलब वीडियो को पॉज करो और पहले खुद से ट्राई करो। इससे आप एक तो अपने आप को इवेल्युएट कर पाओगे, और इससे आपका जो थॉट प्रोसेस में डेफिनेटली चेंज आएगा। अब यहाँ से 2 फैक्ट आप लिख लो, ठीक है। अगर पूछा जाए और गेट बनाने के लिए कितने नैंड गेट रिक्वायर्ड हैं, आंसर 3। अगर पूछा जाए एंड गेट बनाने के लिए कितने, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें पूछी जाएंगी, कितने चाहिए नैंड गेट एक एंड गेट बनाने के लिए, आंसर 2, ठीक है। मैंने क्या कहा, अगर और गेट बनाना है तो 3 नैंड गेट रिक्वायर्ड है, यानी कि यहाँ पे तो आंसर 3 हो गया, लेकिन अगर एक एंड गेट बनाना है तो 2 नैंड गेट रिक्वायर्ड हैं। अगेन मैं कहूँगा, अगर आपने लॉजिक गेट वाला जो मैंने सेपरेट वीडियो बनाए, देखो मैंने चैप्टर वाइज कुछ ही वीडियो बनाए हैं, लेकिन जो वीडियो मैंने चैप्टर वाइज बनाए हैं उनसे क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से, इस रिलेटेड चैप्टर से आएगा, जैसे मैंने कुछ, मैं आपको काउंट कराऊँ, मैंने कार्नो इंजन वाला एक वीडियो बनाया था, कार्नो इंजन का आगे आने वाले 5 साल तक अगर कोई न्यूमेरिकल बनता है तो वो उस वीडियो से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। मैंने आपको लॉजिक गेट का वीडियो बनाया है, अर्धचालक का वीडियो बनाया है, व्यतिकरण का वीडियो बनाया है, विवर्तन का वीडियो बनाया है, तो ये वीडियोज़ आप प्लेलिस्ट में आपको सभी मिल
मिल जाएंगे, ठीक है। और कम्युनिकेशन सिस्टम का वीडियो बनाया है, तो क्योंकि जो मुझे लगा कि इनसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो ये आप डिटेल में पढ़ने के लिए कि इनका क्या बूलियन व्यंजक होता है, सत्यता सारणी होती है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि लॉजिक में क्या है, वही 4-5 चीज़ें हैं। तो उन वीडियोज़ को जाके आप लोग एक बार ज़रूर देख लेना, जिनको ये लग रहा है कि यहाँ पे मुझे रटना पड़ रहा है, तो आप उन वीडियोज़ को एक बार देख लोगे जाके, तो शायद आपको मेमोराइज़ करने में हेल्प हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में विभिन्न ऊर्जा स्तरों से थर्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं का समूह क्या कहलाता है? पाश्चन, लाइमन, बामर, या अब यहाँ पे ब्रैकेट कर लेना, फुंड कर लेना, कुछ भी कर लेना। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप आगे आने वाले 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनोगे, तो इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनेगा तो हो सकता है कि आपको दिख जाए। सबसे पहले तो आप एक बात याद रखना कि जो ये स्पेक्ट्रमी जो समूह होते हैं, इनमें से जो लाइमन होता है, ये जो होता है वो परावैंगनी भाग में पड़ता है। परावैंगनी यानी कि अल्ट्रा वायलेट, आपसे पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। और जो बामर होता है वो विजुअल यानी कि दृश्य प्रकाश की रेंज में पड़ता है, ठीक है। और जो पाश्चन और ब्रैकेट और फुंड होते हैं, ये सभी अवरक्त प्रकाश की रेंज में आते हैं, इंफ्रारेड, ठीक है। सबसे पहले तो ये फैक्ट याद रखना। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो लाइमन का पूछा जाता है। लाइमन कहा जाएगा, 4 ऑप्शन होंगे, तो लाइमन के लिए याद रखना, लाइमन के लिए अल्ट्रा वायलेट और बामर के लिए विजुअल दृश्य प्रकाश। ये 2 पॉइंट आप जरूर याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, आपका जो फर्स्ट होता है वो लाइमन होता है, फर्स्ट स्पेक्ट्रम। सेकंड के लिए आपका बामर होता है, और थर्ड के लिए क्या होता है? पाश्चन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? थर्ड पूछा गया था, तृतीय कक्षा, मूल से तृतीय के लिए क्या हो जाएगा? पाश्चन। अगर इसमें स्पेक्ट्रमी रेखाओं का समूह पूछा गया क्या कहलाता है, आपने बता दिया पाश्चन थर्ड था। सेकंड होता तो आप बामर बता देते, फर्स्ट होता मूल से आप फर्स्ट में जाते तो आप लाइमन बताते थे। लेकिन अगर पूछ दे कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या क्या होगी, सेम सवाल है, तृतीय कक्षा में समूह ना पूछ के स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या पूछ देता, फर्स्ट से थर्ड तक की बीच की कितनी संख्याएं होंगी। तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना, n+1/2, ये फॉर्मूला याद रखना। अब मान लो यहाँ पे तृतीय कक्षा कहा गया तो n का मान 3 रख दो, तो 3 जैसे ही रखा, 3 में 1 जोड़ा तो 4 हुआ, बटे 2। तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या जो है 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा, 3 का 2 में गुणा होगा, तो 6 आंसर आ जाता अगर तृतीय की बात करता। सिमिलरली द्वितीय की करता तो n बराबर 2 रख देते, और द्वितीय में समूह पूछता तो बामर हो जाता, ठीक है, समझ पा रहे हो। अब जैसे नाभिक इस चैप्टर से बात करेंगे न्यूक्लियाई, तो इससे भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। एयरफोर्स में जो पूछी गई हैं वो मैं बता रहा हूँ। जैसे पूछा जाएगा न्यूक्लियस साइज हम कैसे बता पाए, नाभिक का आकार, तो जो रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग करी थी, अल्फा प्रकीर्णन किया था, तभी तो हम नाभिक का साइज बता पाए। तो इससे एसोसिएटेड जो वो कौन है? रदरफोर्ड है, और जो उसका नाम क्या था? अल्फा प्रकीर्णन। 4 ऑप्शन होंगे, विवर्तन, व्यतिकरण, तो अल्फा प्रकीर्णन, तो अल्फा प्रकीर्णन, ठीक है। सोने का यूज़ करा था इसलिए, क्योंकि सोने से बहुत पतली चादरें बनाई जा सकती थी, वो याद नहीं रखना है, याद ये रखना है। इससे एक न्यूमेरिकल पूछा गया था नेवी AA में, जो आपका अल्फा कणों की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1/sin⁴। मैं जो भी बताता हूँ वो कभी भी अननेसेसरी बात नहीं बताता हूँ, मैं वो बातें बताता हूँ जिनसे एयरफोर्स और नेवी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जो रदरफोर्ड का अल्फा स्पेक्टरिंग एक्सपेरिमेंट था, उसमें आप याद रखना नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन, 2 एंगल दिए जाएंगे, उनका एक अल्फा का उनके रेशियो पूछे जा सकते हैं। अब आप इतने समझदार हो कि इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनेगा तो आप कर लोगे। sin⁻θ/2 इसका पावर 4 कर देना, और ये इसका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये आप याद रखना, ठीक है। आप यहीं से इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन ये बना था कि रिगवर्ड नियतांक की विमा क्या है। ट्रस्ट में बहुत सारे बच्चों ने गलत करा, क्योंकि बच्चे हाई लेवल के पढ़ने के चक्कर में पीछे का भूलते चले जाते हैं। तो रिगवर्ड नियतांक का मान भी याद रखो और विमा भी याद रखो। विमा होती है मीटर इनवर्स प्रति मीटर, समझ रहे हो, प्रति मीटर। अगर प्रति मीटर उसका मात्रक होता है तो डायमेंशनल फॉर्मूला 1/मीटर का क्या होता है? L। तो L इनवर्स जो ऑप्शन होगा m0 L⁻⁻1 और T⁻0, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, रिगवर्ड नियतांक का। अब आप लोग अभी पॉज करो, और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर पॉज मत करो, मतलब कमेंट नहीं करते हो, बहुत बार मैं कहता हूँ, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग तैयार कर लेना। इस चैप्टर से प्लांक नियतांक का जो मान होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू 6.4 × 10⁻⁻34 जूल्स, जो भी है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, और रिगवर्ड नियतांक का जो मान होता है 1 पॉइंट कुछ, तो वो 10⁻7, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये 2 वैल्यूज़ आप याद रखना। और प्लांक नियतांक की विमा तो आपको याद होगी, और ऐसे कोरिलेट कर लिया करो कि एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला किसके इक्वल है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट का डायमेंशनल फार्मूला किसके इक्वल है। इसमें एक याद कर लेने से दूसरा अपने आप याद हो जाता है। क्वेश्चन है, 1 किलोवाट में कितने हॉर्स पावर होते हैं? 746 हॉर्स पावर एक ऐसा डेटा है जिससे आप बहुत फेमिलियर हो, तो गलती होने के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो और आपको लगे कि कोई क्वेश्चन ये तो बहुत ईजी है, इतना तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लैंग्वेज का एक लोचा होगा, वहाँ पे लॉजिकली आपको फंसाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर।
तो देखो बच्चे बहुत याद कर लेते हैं कि एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, 746 वाट। तो इस क्वेश्चन को बच्चा जल्दी से पढ़ेगा भी नहीं, और ये क्वेश्चन एक्चुअली आया हुआ है आपके एयरफोर्स और नेवी में से किसी ना किसी एग्जाम में ये आ चुका है। तो 1 किलो वाट जो होता है वो 1.34 या 1.35, ठीक है, 1.3 याद रखना, इतने हॉर्स पावर के इक्वल होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो जैसे एक MU में एक एटॉमिक मास यूनिट में कितने kg होते हैं, और अभी जो मैंने इससे पहले 2 डेटा याद करवाए थे, एक प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू, रिगवर्ड कांस्टेंट का। तो फिजिक्स के कुछ कांस्टेंट, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। एक दिन मैं कोशिश करूँगा एक पेज में ये सारी चीज़ें लिख कर आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा, तो इनको आप याद कर लेना। ठीक है, तो 1 किलोवाट में कितने होते हैं, 1.34 आपका हॉर्स पावर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क एनर्जी जो थ्योरम है वो क्या है। तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, इस फैक्ट को भी याद रखना, न्यूटन के सेकंड नियम का समाकलन रूप है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि जो कार्य ऊर्जा प्रमेय है, WET है, वर्क एनर्जी थ्योरम है, वो किस तरह के फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है। ऑप्शन है संरक्षी, दूसरा ऑप्शन है असंरक्षी, तीसरा ऑप्शन है बोथ, थर्ड ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो आपका ये नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव दोनों तरह के फोर्स के लिए एप्लीकेबल है। जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो बेसिकली है क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आप इसको याद रखना कि न्यूटन के द्वितीय नियम का समाकलन रूप है न्यूटन का। अब आपसे कहा जाए कि आपका फोर्स की डेफिनेशन हमें कहाँ से मिलती है, जो F बराबर ma है वो न्यूटन के किस नियम से मिलता है, आपका इसी से मिलता है। आपसे कहा जाए कौन सा जड़त्व का नियम है, फर्स्ट, द्वितीय, तृतीय, तो आप क्या हो जाएगा, फर्स्ट नियम है। कहा जाएगा कि एक जो है गाड़ी चल रही थी, वो अचानक से ब्रेक लगाया, वो आगे हो गया, तो इसमें न्यूटन का कौन सा नियम लग गया, फर्स्ट नियम लग गया। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए क्या कहते हैं, जो अब बंदूक चला रहा है तो उसका हाथ पीछे जा रहा है, एक्शन रिएक्शन फोर्स कौन सा नियम है। तो ये जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं फिजिक्स में, आपको देखो, पहले मैं आपको एक सच्चाई बताऊं कि आप IIT की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, ना आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। और आप जो है, वो अलग बात है कि कोई बच्चा IIT भी परस्यू कर रहा है और साथ में सोच रहा है कि अगर नहीं वहाँ हो रहा है तो एयरफोर्स हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें आप सोल्जर बनने जा रहे हो, इस एग्ज़ाम का डोमेन उतना नहीं है कि आपको, बहुत सारे लोग आपको डराने की कोशिश में कि फिजिक्स हाउ, यार फिजिक्स में अगर आप बेसिक चीज़ें क्लियर कर लेते हो, फिजिक्स का जो रूट, जो मतलब जो बेसिक बातें होती हैं, मैं कहता हूँ जो अध्याय का सारांश होता है चैप्टर के पीछे, वो और कुछ आप फॉर्मूले याद कर लो जिससे आप न्यूमेरिकल बना पाओ, तो एयरफोर्स का पेपर बड़े ईजिली आप क्रैक कर लोगे। अगर 12th में आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, अगर आपको ये भी नहीं पता है कि फ्रीक्वेंसी होता क्या है, वेवलेंथ क्या होता है, नोड एंटीनोड क्या होते हैं, इनके बेसिक डेफिनेशन नहीं पता है, तब तो आपको थोड़ा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वो आप सब समझते हो, ग्रेविटेशन होता क्या है, किस तरह से वर्क करता है, तब फिर आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजिली आप तैयारी कर सकते हो फिजिक्स की। और क्या कहते हैं, प्रैक्टिस के लिए मेरे वीडियोज़ आप रोज़ देखो, और आपको अगर आप खुद से थोड़ा अपना वो करना चाहते हो तो 11th की बुक उठाओ, और उसके पीछे जो चैप्टर के पीछे एक एक पेज दिया रहता है, मैं तो कहता हूँ उन हर पेज की एक फ़ोटो खींच के, एक PPT बना के, एक PDF बना के आप अपने पास निकलवा के रख लो। किताब को बार बार स्क्रॉल करोगे तो कहीं ना कहीं एक डिस्टर्ब क्रिएट करेगा, तो आप किताब के हर पीछे का, चैप्टर का पीछे का फ़ोटो क्लिक करो, उनसे एक आपका 24-25 पेज की आप फोटोकॉपी निकलवा के उसको एक बुक बनवा के अच्छे से बुक कमरे में रखो। उससे अच्छा कंटेंट मार्केट की कोई बुक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट में जितने बुक्स आती हैं इसके रिगार्डिंग, चाहे वो करतार हो, अरिहंत हो, लुसेंट हो, ये सभी जो है 11th और 12th की बुक का मर्जर होता है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, खुद क्वालिफाई किया है। ग्रीन कार्ड, 2 ग्रीन कार्ड मेरे पास रखे हैं। अनफॉर्चुनेटली ज्वाइन नहीं कर पाया, बहुत सारे रीज़न होते हैं, मेडिकल रीज़न होते हैं, लेकिन मैंने खुद क्रैक किया हुआ है ये एग्ज़ाम, और इस एग्ज़ाम को मैंने बहुत करीब से देखा है कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है। अगर मेरी बात को कोई बंदा सिंसियरली फॉलो करता है और 11th की 12th बुक से इतना कम और प्लस ऑब्जेक्टिव भी बना डालता है, तो मैं कहता हूँ वो मेरे वीडियो भी ना देखे, मोर देन सफिशिएंट हो। क्वेश्चन है, यदि तेल जिसका घनत्व पानी से अधिक है, जो ऑयल है उसका डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, पानी की जगह पे उसको रिप्लेस कर दिया गया एक रेजोनेंस ट्यूब में, तो उसकी फ्रिक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो, रेजोनेंस की जो ट्यूब की फ्रिक्वेंसी होती है, अब क्या इंक्रीज़ हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, या सेम रहेगी, या ऑयल की डेंसिटी पे निर्भर नहीं करेगी। तो इसका आंसर है अनचेंज रहेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि वो रेजोनेंस ट्यूब की जो फ्रिक्वेंसी है वो डिपेंड करेगी केवल एयर कॉलम में। ठीक है, आपने आर्गन पाइप पढ़े हैं अगर, तो आपको पता होगा, जैसे एक बहुत, मैं आपको जो है इसका तो आंसर आपको पता है क्या है, अनचेंज, क्योंकि उस पर वाटर डेंसिटी का इसका कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो वो केवल जो है आपको किस तरह से, आपसे ऐसे भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक होता है खुला आर्गन पाइप, एक होता है बंद आर्गन पाइप। तो उनकी जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती हैं वो क्या होती है, V/4L, एक में होता है 4L, एक में होता है V/2L। तो यानी कि वो उसकी एयर कॉलम की लेंथ पे डिपेंड करती हैं। वो क्या कहते हैं, उसके ऑयल वाटर से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, एक बॉब है पेंडुलम, उसका जो पेंडुलम का बॉब है, ठीक है, और अगर उसमें जो है पारा भरा था, क्या भरा था,
उसमें पारा भरा था, या मान लो उसमें वाटर भरा था, वाटर को रिप्लेस करके उसमें मरकरी भर दिया, पारा भर दिया, तो उसके आवर्तकाल पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आवर्तकाल होता है 2π√L/g। लेंथ और ग्रेविटी पे फ़र्क पड़ता है, मास तो यहाँ कहीं नहीं आ रहा है। तो अगर हमने पारा भर दिया उस बॉब में तो पेंडुलम के टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर इसमें एक छिद्र हो जाता है या नीचे एक कोई जो है आपका आयनित प्लेट रख देते हैं, तब वो वीडियो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हर बात बताता हूँ कि मैंने बहुत मेहनत करी है लक्ष्य एयरफोर्स चैनल पे। वो बात अलग है कि मेरे सब्सक्राइबर कम है क्योंकि मैं रेगुलर नहीं रह पाया, अपने आप को भी देख के चलना पड़ता है। मैं भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बहुत सारे एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो अभी क्योंकि मेरा जो लाइफ है वो अभी फिक्स नहीं है, कभी यहाँ होता हूँ, कभी वहाँ रहता हूँ, कभी यहाँ रहता हूँ। तो क्योंकि मैं रेगुलर यूट्यूब पे नहीं रह पाया इसलिए मेरे सब्सक्राइबर कम है, और रिसोर्सेज की कमी की वजह से मैं इतने अच्छे से चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया कि डिजिटल बोर्ड होता या बहुत सारे रिसोर्सेज होते, इस वजह से मैं पीछे हूँ। बाकी कंटेंट वाइज मैंने बच्चों बहुत मेहनत करी है। मतलब एक तो सबसे पहले मैं अपना वो नहीं, ईगो में ये बातें नहीं कर रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो डिफेंस की फील्ड में पढ़ा रहा हो जिसने खुद एयरफोर्स एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो। मैंने 3 बार, मुझे 4 अटैम्प्ट मिले थे, मैंने 3 बार ग्रुप एक्स एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है खुद, ठीक है। केवल ऐसा एक यूट्यूबर जो आपको खुद क्वालिफाई करके और डिफेंस के लिए फिजिक्स पढ़ा रहा है वो मैं हूँ। और दूसरी बात, मेरे सब्सक्राइबर देख के आप लोग जज मत, और मेरा कंटेंट पीछे पक्षी बोल रहे हैं, मोर बोल रहे हैं। मैं जितनी डिफ़िकल्टीज़ फेस करके और वीडियोस बना पाता हूँ, जितने चैलेंज मैं फेस कर रहा हूँ, चैलेंज तो पूरी दुनिया फेस कर रही है, लेकिन कंपैरेटिवली मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करके आप लोगों को कंटेंट दे पाता हूँ। हाँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग कंटेंट वाइज आप जज करना है तो आप कंटेंट को जज करो। आप पक्षियों की आवाज़, मोर की आवाज़, ऐसी बातें करके हमें डिमोटिवेट मत किया करो। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, मेरा रेवेन्यू भी जनरेट होता है, लेकिन मेरा प्राइमरी मोटिव वो है जो मैंने खुद चीज़ें फेस करी हैं। मैं भी एक गांव से था, मैं मतलब फिजिक्स में कानपुर जा रहे हैं लोग, वहाँ जा रहे हैं 10-20 हज़ार फीस दे रहे हैं, तो मैंने देखा, मैं मतलब समझता हूँ, आपको रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि वो चीज़ें मैंने फेस करी हैं। तो जेन्युइनली मैं उन बच्चों को, वो गांव देहात के बच्चे जो गांव में रह के और केवल इन वीडियो से पढ़ के सिलेक्ट हो भी रहे हैं, फॉर्चुनेटली मैं बहुत अपने आप को प्राउड फील करता हूँ जब बच्चा फ़ोन करता है कि सर आपकी वजह से फ़ोन आ गया, और ये आपकी वजह से आज मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया। अभी इसी इनटेक में जो बच्चे गए हैं, बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन किया, तो मुझे लगा ये चीज़ें कमाई नहीं जा सकती हैं। तो इन चीज़ों का कोई वो नहीं है, मोल नहीं है, ये चीज़ें अमोल हैं। तो प्लीज़ आप लोग कंटेंट में अगर कोई कमी है तब तो आप हमें कमेंट में सुना दिया करो। वजह आप लोग हमें कभी कभी जब इस तरह के कमेंट करते हो तब बहुत दुख होता है कि मतलब इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कभी कभी लैंग्वेज को लेके आप लोग, मतलब ठीक है इंग्लिश वाले बच्चे हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती होगी हिंदी समझने में, लेकिन बच्चों ऐसे भी बच्चे हैं जो प्योर इंग्लिश मीडियम के, उन्हें बिल्कुल हिंदी नहीं आती, फिर भी वो ये यहाँ से कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो आप लोग भी कोशिश करो, क्योंकि मैं एक हिंदी माध्यम का छात्र हूँ, इंग्लिश में कंटेंट लिखना, उसको कन्वर्ट करना, क्योंकि हमारे पास जो बुक्स हैं वो भी सभी हिंदी मीडियम की हैं। तो मैं अगर कन्वर्ट करूँगा तो पहले तो हर टर्म की हमें इंग्लिश आती नहीं है, अब उसके लिए मैं डिक्शनरी, तो मेरा मतलब डबल टाइम जाएगा। तो इतना आप लोग मैनेज कर लिया करो कभी कभी। तो मतलब एक बार सोचने से पहले, कमेंट में कुछ लिखने से पहले ऐसा एक बार सोच लिया करो कि इन सर को कितना हर्ट हो जाएगा ये मेरी बात से। तो आप लोग अगर मुझ में अपना बड़ा भाई देखोगे तो इस तरह के कभी कमेंट नहीं करोगे, मैं समझता हूँ, ठीक है। बस आप पढ़ने पे फोकस करो और मैं पढ़ाने पे फोकस करता हूँ। जो पढ़ा रहा हूँ उसको डाइजेस्ट करो, 101% आप लोगों का सिलेक्शन होगा। फिजिक्स से कोई बाधा नहीं होगी आपके एग्जाम में, ये मैं आपसे वादा। परम शून्य ताप पर यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है, ना तो ये कंडक्टर है ना इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, ना तो कुचालक है ना सुचालक है, अर्धचालक है, ठीक है। तो जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, तो विद्युत का कैसा होता है, अगर इसका ताप जर्मेनियम का बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो कर दें तो कितना हो जाएगा? एब्सोल्यूट जीरो कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन, ठीक है। 4 ऑप्शन होंगे, कहा जाएगा परम शून्य ताप है, एक होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एक होगा 0 केल्विन, एक होगा 273 डिग्री सेंटीग्रेड, एक होगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आपका ये नहीं होगा, अगर -273 है तो वही तो 0 केल्विन होता है, तो 0 केल्विन होता है एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। अगर पूरा सही से लिखा है तो -273, अप्रॉक्स नहीं लिखा है तो 1.16 या 1.5 ऐसे दिया जाएगा, ठीक है। अब जो होता है वो कैसा हो जाता है, वो कुचालक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ऐसे ही कि जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसी से एक रिलेटेड मैंने कल टेलीग्राम पे क्वेश्चन डाला था कि जो एक होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, लौह चुंबकीय पदार्थ, अगर लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो क्यूरी टेम्परेचर पे कैसे हो जाते हैं? अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं, ठीक है। पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय बन जाते हैं। ये क्वेश्चन अभी कोस्ट गार्ड में पूछा जा चुका है। एक कण सर्कुलर पथ पे कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है, जब वो 180 डिग्री से रोटेट हो जाता है तो उसके वेलोसिटी में जो चेंज का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? अगर इस सवाल को ऐसे भी कह सकता है, मान लो एंगल ना दे, वो कह दे हाफ
पाथ पूरा कर ले, एक सर्कुलर का पूरा पाथ पूरा, हाफ का मतलब वो एक सेमी सर्कल पूरा कर ले, तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन कितना है, ये पूरा। डिस्प्लेसमेंट सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, आर ये और आर ये 2r। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बटे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी तय करी इसने, 180 रोटेट करने में दूरी कितनी, आधा सर्कल, आधा पूरा होता है 2πr, आधे का मतलब आधी सरकमफेरेंस मतलब πr, यानी कि πr। समय लिख रहा हूँ नीचे, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब चाल ये बटे नीचे में v लिखने से अच्छा है वो v ऊपर पहुँच जाएगा, तो r से r कट जाएगा, तो ये 2v बटे पाई आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2v बटे पाई ये कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो अभी फ़िलहाल इसको 2v मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन इसको मैं अभी क्योंकि बच्चे ने भेजा तो मैंने आज के वीडियो में इसको इंक्लूड कर लिया। वैसे मैं कल सोच रहा था, लेकिन इस पर और थोड़ा रिसर्च करके इसको कल अच्छे से समझा दूंगा। अगर इसमें कोई गलती भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन मुझे ऐसे ही लग रहा है। बाकी अगर आप लोगों को कुछ पता है तो ऐसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हेल्प कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो और थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूँ, ये कोई पार्टिकल है यहाँ पे है, ठीक है, वो इसका इधर वेलोसिटी वेक्टर है और इधर उसका एक रेडियल, ठीक है। अगर मान लो वो कहता है कि 60 डिग्री टर्न करने में कितना मैग्नीट्यूड में चेंज होगा वेलोसिटी में। अब 60 डिग्री का मतलब वो यहाँ आ गया, यहाँ आने के पास ये उसने 60 डिग्री कर लिया, तो अब इधर वेलोसिटी वेक्टर है और इधर उसका, ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में हर बच्चे को बताना है कि डायमेंशनल विमाओं की दृष्टि से कौन सा इक्वेशन सही है। T=2π√r³ बटे GM, GM बटे r³ या GM बटे r² या r² बटे GM। आई होप हर बच्चा इसका रिप्लाई करेगा, और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ, वहाँ पे भी जैसे मुझे टाइम मिलता है कोई क्वेश्चन दिखता है वहाँ पे पोस्ट करा देता हूँ। और कल के वीडियो में एक गलती हो गई थी, कल के वीडियो में जो गलती हो गई थी उसको आप सभी सही कर लो। मैंने जल्दबाजी में उसको गलत बता दिया था। अगर एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f1 है और एक कनकेव है जिसकी f2 है, एक उत्तल की f1 है और अवतल की फोकस दूरी f2 है, जब इन दोनों लेंसों को कंबाइन करेंगे तो कॉम्बिनेशन अगर बिहेव करेगा कनकेव की तरह, अगर कॉम्बिनेशन जो है कनकेव की तरह बिहेव करेगा तो f1 बड़ा होगा f2 से, ठीक है। ये कनकेव की है, ये कन्वेक्स की है, ये कन्वेक्स ये कनकेव। तो अगर कॉम्बिनेशन बिहेव कर रहा है किसकी तरह, कनकेव की तरह, तो कन्वेक्स वाली बड़ी होनी चाहिए, f1 बड़ी होनी चाहिए। और अगर कॉम्बिनेशन बिहेव कर रहा है कन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है, तो कनकेव वाले की फोकल लेंथ बड़ी होनी चाहिए, यानी कि f2 बड़ा होना चाहिए f1 से।